हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 1 टू 3। ठीक है, चैप्टर 1 टू 3 के क्वेश्चन की मैं करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस। और ऑलरेडी मैं जो है इसका स्टार्ट कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में जो है मैंने 12-13 क्वेश्चन करवाए थे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और आज जो है हम लगभग 20 क्वेश्चन जो है करेंगे। देखिए, अगर आप सी टेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर खुद से अपना पढ़ के आप सेल्फ स्टडी करके अपना सी टेट निकालना चाहते हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ कि आपको जो फॉलो करना है एनसीईआरटी की बुक, इसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। अगर आप सीरियस है पढ़ने में तो मैं आप लोगों को मदद करूँगी, क्योंकि मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक एकदम बेसिक से, जिसमें 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है ये मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है तो इसके लिए इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने स्टार्ट करवा दी है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि सीबीएसई जो है सी टेट में ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो है नए पैटर्न पे आधारित है। मतलब कि आप लोगों ने देखा कि जो ऑनलाइन पेपर हुए किस तरीके से जो है अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बार बार की एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करवाती हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। देखिए, क्लास 6 की ज्योग्राफी भी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसीलिए जो है इसका मैं चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को मैं जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 12 चैप्टर है, 7-8 क्लास दूंगी इसकी, जिसमें आपके पूरे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग जो है इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सी टेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत है या सही गाइडेंस की जरूरत है कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप जो है अपना सी टेट जो है आसानी से क्रैक कर सकें। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हार्ड वर्क ना करें बल्कि एक स्मार्ट वर्क करें। मतलब कि कम समय में किस तरीके से पढ़ें कि आप जो है अपना सी टेट निकालें। तो अगर आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है तो आप जुड़ जाइए। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है तो जुड़ जाइए। चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। याद रखिएगा, अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करके अपना सी टेट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कोई कॉस्ट नहीं है, बस आप जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। पूरा जो है नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, पूरा हाईलाइटेड नोट्स होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। सिंधु को इंडोस, ये देखो ये द होगा। ठीक है, सिंधु को इंडोस अथवा हिंदोस, ये भी द है। सिंधु को इंडोस अथवा हिंदोस नाम जो है यूनानी तथा ईरानियों द्वारा दिया गया था। देखिए, जो सिंधु है ना, आप लोगों को बता दूं, जो इंडिया शब्द है, इंडिया जो शब्द है ये निकला है इंडस से, और इंडस को ही संस्कृत में जो है क्या कहा जाता है, सिंधु। याद रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। इंडिया इंडस से निकला है और संस्कृत में जो है इंडस को क्या कहा जाता है, सिंधु। ठीक है, और ये जो सिंधु है, तो यहाँ पे जो सिंधु को जो है इंडोस और हिंदोस यूनानियों तथा ईरानियों द्वारा दिया गया था भरत, ये भरत होगा। भरत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया था। मतलब जो यूनानी और ईरानी थे ना, वही जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे वो भरत नाम का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और याद रखिएगा, भरत शब्द का जो सबसे पहले जो उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, कई बार पूछ देता है, तो वो याद रखिएगा ऋग्वेद में। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। और आप लोगों को बता दूं कि सिंधु को इंडोस अथवा हिंदोस यूनानियों तथा ईरानियों ने दिया था, और वहीं पर जो है सिंधु नदी के जो पूर्व में जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जाता था भारत। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ए और दो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, और यहाँ पे जो है आपका केवल ए और केवल बी तो होगा नहीं, दोनों गलत भी नहीं है, दोनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। अब आप लोगों को मैं बता दूँ, देखिए पूरा ये इसलिए मैं बोलती हूँ लाइन टू लाइन पढ़ना है। देखिए, इंडिया मतलब इंडिया जो हमारा देश भारत है उसके लिए जो है प्रयोग किया गया है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है, पूछा जाता है। ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए बोला गया। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानियों और यूनानी थे, उन्होंने ही सिंधु के लिए जो है शब्द हिंदोस और अथवा इंडोस का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश है उसे जो है इंडिया कहा। ठीक है, भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सिंधु के पूरब वाले जो क्षेत्र है, सिंधु के जो पूर्व प्रदेश है, उसको जो है इंडिया शब्द कहा जाता था। वहीं पर भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह द्वारा जो है किया गया है। और ये भारत नाम का जो
उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले संस्कृत की आरंभिक कृति जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। 3500 वर्ष पुरानी है, मतलब कि 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, आए कभी 1500 ईसा पूर्व लिखा हो तो वो भी करेक्ट होगा। ये 3500 वर्ष पुरानी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक एक फैक्ट जो है आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन नहीं यहाँ से पूरा होता है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे एक क्वेश्चन और, इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हिंदोस नहीं, इंदोस नहीं, इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुझहोम, इनामा गांव, हल्लूर। तो हम सब लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो स्थल है वो है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका आपका हो गया, कुरनूल हो गया और हुसगी, ये जो है पूरा पाषाण के पूरा स्थल है। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के जितने भी पूरा स्थल है वो आपको याद रहना चाहिए। मैं नोट्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, पूरा एक एक चीज़ जो है आप लोगों को बताया हुआ है, वहाँ से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन पूछे ना तो वो आप लोगों का गलत ना हो। केवल ये आप लोगों के CTET के लिए नहीं, जिन लोगों का TGT SST है, चाहे आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, याद रखिएगा BPSC तो भी आपको इसका काम आएगा, CTET में भी, TGT SST में भी और UP TET में भी। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह ये मिलेगा आपको, SCRT की बुक हो या NCERT की बुक हो। तो ये इसका आंसर जो होगा भीमबेटका। तो भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल, ये तीनों ही जो है पूरा पाषाण के स्थल है, कुरनूल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए जो ट्रायंगल वाले हैं ना, ये जो ट्रायंगल बने हुए इस तरीके से, ये जो है पूरा पाषाण स्थल है, हुसगी, कुरनूल की गुफाएं और भीमबेटका। अब यहाँ पे जो आप लोगों को ये ग्रीन कलर का दिया है, ये महापाषाण पूरा स्थल है, महापाषाणी पूरा स्थल। आदि चन्नलू, ब्रह्मगिरी, ये दोनों नाम याद रखिएगा। आदि चन्नलू ये जो है आप लोगों का तमिलनाडु में पड़ जाता है, ये याद रखिएगा, और ये जो है आपका एक ब्रह्मगिरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो आपको ये जो आरंभिक जो है गांव पूछा जाए तो वो था इनाम गांव। ठीक है, आरंभिक इनाम गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब बात करते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल, ये भी पूछा जाता है, नवपाषाणिक पुरास्थल याद रखिएगा, जो आपका ये स्क्वायर है ना, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। मेहरगढ़, बुझहोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरान, दाऊजली हेल्डिंग, हल्लूर। तो ये सब क्या है? ये है आपका महापाषाणिक पुरास्थल। आधुनिक नगर पूछ दे तो याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ये सभी जो है आपका जो पूरा पाषाणिक स्थल है, महापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव, आरंभिक नगर, याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? देखिए आ गया ना महापाषाण, ब्रह्मगिरी, दाऊजली हेल्डिंग, भीमबेटका या मेहरगढ़। तो बताइए, देखिए अभी मैंने बताया था ना, तो इसके अंदर से आप लोगों को अगर पता होगा तभी जो है आप कर पाएंगे। तो जो ये आपका ब्रह्मगिरी है, ये क्या है आप लोगों का? महापाषाणिक युगीन स्थल है। तो कौन कौन सा है? आदि चन्नलूर और ब्रह्मगिरी, ये दो ही जो है महापाषाणिक युगीन स्थल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं और जौ, ये जौ है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। गेहूं और जौ, मालाबार हिल्स बिल्कुल नहीं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ बिल्कुल सही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे तो चावल मिला था। ठीक है, तो आपका जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, सेकंड ऑप्शन ये सही होगा। गेहूँ और जौ सबसे पहले उगे थे, याद रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जो है वैसे तो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ। देखिए उत्तर पश्चिम में आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, ये सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, ये वही जगह है 8000 वर्ष पूर्व जो है सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने यहाँ पे गेहूं और जौ जैसी फसल जो है उगाना आरंभ किया था। याद रखिएगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ में जो लोग रहते थे, ये लोग जो है गाँव में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गाँव में रहते थे, और इन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को जो है पालना शुरू किया था, मतलब जो मवेशी के रूप में पालते थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल जो घर में पालते हैं, जो मवेशी होते हैं। ठीक है, ये लोग जो है कहाँ पे रहते थे? गांव में। तो ये चारों फैक्ट्स जो है आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन पूछे ये स्टेटमेंट में पूछ दे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चावल सबसे पहले जो कृषि का देखो, जो उत्तर पूर्व में जो गारो है और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ी है, यहाँ पे जो है कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले जो चावल उगाया गया था वो विंध्य के उत्तर में, ये जो विंध्य है ना, यहाँ पे विंध्य के उत्तर क्षेत्र में, कभी कभी ऑप्शन दे देता विंध्य के दक्षिण में, तो याद रखिएगा विंध्य के उत्तर में जो है चावल उगाया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग देखो 3900 वर्ष पूर्व
आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर क्या है, आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनमें से है, इनमें से नहीं है, सॉरी। देखिए, तो हम सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, ये जो है समाप्ति के कगार पर आने लगे थे, कहीं ना कहीं ये समाप्त होने लगे थे। तो कारण क्या था, जंगलों का विनाश। बिल्कुल ऐसा कहा जाता था कि जो ईंट ऊँट बनाते थे उसके लिए जो है उनको ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो हो सकता है कि ईंधन को मतलब काटते काटते जंगलों का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये भी कारण है कि उनका जो है वहाँ पे हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र है, जो मोहनजोदड़ो वाला एरिया है, वो जो है क्या हो गया होगा, विनाश हो गया होगा। तो जंगलों के विनाश के कारण, बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए होंगे, बिल्कुल ये बात सही है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा जो चारागाह है और घास वाले मैदान है, उसको जो है चरने से मृदा का आवरण नष्ट हुआ, क्योंकि घास हट जाएंगे। चारागाह मतलब कि जो चारागाह थे, घास वाले जो मैदान थे, उसको चरते थे। तो चरने के बाद वजह से जो है मृदा का आवरण जो है नष्ट हो गया। मतलब कि जहाँ पे मिट्टी का रुकाव होता था, क्या बोलते हैं, चारागाह की वजह से जो मैदान थे जहाँ पे घास होंगे, तो वहाँ उससे क्या होगा, मिट्टी का रुकाव बना रहता है। लेकिन क्योंकि मवेशियों का बड़े बड़े झुंड थे और उनके द्वारा जो है घास का मैदान, जो है घास के मैदान में जाके चराते थे अपनी मवेशियों को, तो कहीं ना कहीं जो है चराने की वजह से मृदा का आवरण जो है क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। नदियाँ सूख गई होंगी जिसके कारण जो है नगर समाप्त हो गए, बिल्कुल। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता, नहीं, ये नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है सही है। तो कौन सा इनमें से कारण नहीं है, तो चौथा इनमें से कारण नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम गांव, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ पर, मेहरगढ़। ठीक है, तो ये जो है आपका, क्योंकि पूरा पाषाणिक जो स्थल है वो आपका क्या है, भीमबेटका। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मिला होगा, क्योंकि मेहरगढ़ जो है इसके अंदर से जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है प्राचीनतम गाँव के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुद्र, विष्णु, इंद्र, बिल्कुल नहीं। अग्नि, इंद्र, सोम, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा रुद्र। ठीक है, यहाँ पे अग्नि, इंद्र, विष्णु, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद कृति है सबसे प्राचीन कृति है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 जो है 4 वेद हैं आप लोगों के। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। सबसे पुराना जो वेद है वो है आप लोगों का ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। मतलब कि अगर बोला जाता है 1500 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 2000 वर्ष से जो है ईसा पूर्व का जन्म माना जाता है ना, तो इस 3500 इसीलिए लिखा है, तो 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो ऋग्वेद में जो है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सूक्त। सूक्त किसे कहा जाता है, तो प्रार्थनाओं को। ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है, जो अच्छी तरह से बोला गया हो। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये जो पॉइंट मैं बताते जा रही हूँ याद रखिएगा। ये वैसे मैं ऑलरेडी जो नोट्स प्रोवाइड किया है ना, मैंने दिया है, उसमें हाईलाइट करके आप लोगों को लिखा हुआ है। तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप लोगों को, यहाँ पर तो बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए कि क्यों लाइन जो है लाइन टू लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देवी देवताओं की स्तुति रचे गए 3 देवता मुख्य रूप से जो ऋग्वेद में मिलता है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग के देवता होते थे। इंद्र जो है किसके, युद्ध के देवता। और सोम जो है एक प्रकार का पौधा होता था जिसे खास पेय बनाया जाता था। तो अग्नि, इंद्र, सोम, इन 3 देवता का जो है बात मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ ये चारों पांचों पॉइंट जो है आप लोग जो है अच्छे से लिख लिए होंगे और याद करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? मतलब सिर जो है उसका उत्तर की ओर और पैर जो है दक्षिण की ओर। इनाम गांव, मेहरगढ़, भीमबेटका या बुरझोम? तो याद रखिएगा कौन सा है, इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव जो कि आपका आरंभिक क्या है, गांव है। और यहाँ पे जो है मृतकों का जो सर है उत्तर की तरफ होता था और जो पैर है वो दक्षिण की तरफ। ये देखिए इनाम गांव। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बता दूं कि भीमा की जो सहायक नदी है, सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी जो घोड़ है उसके किनारे जो है कहाँ पर है, इनाम गांव। तो इनाम गांव कहाँ है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। ठीक है, 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे।
लोग जो है प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर जो है इन्हें दफनाया जाता था। इनका सर जो है उत्तर की ओर होता था और कई बार जो है घर के अंदर ही इन्हें दफना दिया जाता था। तो मतलब कहाँ पर घर के अंदर दफनाया जाता था, तो याद रखिएगा इनाम गांव। ठीक है, ऐसे बर्तन में शायद खाना या पानी हो दफनाए गए हैं शव के पास रख दिए जाते थे। उनको लगता था कि मरने के बाद भी जैसे कि उन लोगों का एक जीवन होता होगा, तो इसलिए साथ में खाना पानी भी रख देते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, मतलब 5 कमरे वाले मकान के आंगन में जो है दफनाया गया, जिसके 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में उसे दफनाया गया था। ठीक है, इनाम गांव में। तो यहाँ पे जो है सर जो है उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके जो है दफनाया जाता था। इन लोगों, यहाँ से अवशेष मिला है कि लोगों को जो है आंगन में, मतलब घरों के अंदर भी दफनाया जाता था। कहाँ पे? इनाम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था। बिल्कुल, हल का प्रयोग किया था क्योंकि प्रतिविदों को साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। डैश के, किसके? तो आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पे लोहा नहीं, लकड़ी के हल मिले थे। वास्तविक हल बिल्कुल नहीं। मुहर और उत्कीर्ण किया हुआ हल, खिलौना हल गुफा में बनाए, तो खिलौने के हल मिले थे। ठीक है, तो वहाँ से जो है कुछ इस तरह के जो है हल जो है मिले थे पुरातत्वविदों को, जो कि एक खिलौना, एक प्रकार का क्या था? खिलौना। तो ज़मीन की जुताई के लिए जो है हल का प्रयोग जो है कोई नई बात, मतलब कि होता था। ये तो बात सही है। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, लेकिन लकड़ी के बनाए गए थे, तो इसलिए लगता है कि उस टाइम पे हल रहा होगा, इसलिए जो है खिलौने के रूप में लोग जो है ये हल का, मतलब हल बनाते थे जो खेलने के लिए। तो इसका मतलब जो हल है उस टाइम पे प्रयोग किया गया होगा। असली हल नहीं मिला है, खिलौने का हल मिला है, याद रखिएगा। सिंचाई के लोगों ने हो सकता है कि इसके तरीके को अपनाया हो। पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। तो बच्चों के जो है खिलौने का हल जो कि मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो है क्या इसका प्रयोग किया गया होगा? हल का प्रयोग किया गया होगा खेतों को जोतने के लिए। लेकिन इसका कोई वैसा प्रमाण नहीं मिलता है कि हाँ लोहा का मिला है या किसका मिला है। तो जो हल मिला है वो खिलौना मिला है, लकड़ी का हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? ठीक है, पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार। कोल्डी हवा नहीं, इनाम गांव नहीं, ब्रह्मगिरी, हुसगी। देखो कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी तो आप लोगों को पता है महापाषाणी पूरा स्थल है। कोल्डी हवा कौन सा स्थल है? तो ये आपका जो है नवपाषाणी पूरा स्थल है। हुसगी जो है आपका पूरा पाषाण स्थल है। तो यहाँ से तो यही पर करेक्ट हो जाता है। लेकिन चूना पत्थर के, देखो हुसगी जो है ना, एक यहाँ पे पूरा पाषाणी का स्थल है, लेकिन यहाँ से कई जो है उद्योग आवास स्थल मिले हैं। यहाँ के मतलब जो इसका जब खोज किया गया, जब यहाँ को पूरा मतलब उन लोगों ने जो है पूरा स्थल का, जो पुरातत्वविदों ने पूरा खोज किया, तो उनको क्या मिला कि उद्योग स्थल भी मिले। ठीक है, आवास उद्योग स्थल मिले, जहाँ पे जो इससे ये पता चलता है कि लोगों ने जो है कई तरह के जो है औजार बनाए होंगे। तो कई तरह के जो चूना पत्थर से बने जो है औजार मिले हैं। तो हुसगी में जो है चूना पत्थर के जो बने औजार हैं वो वहाँ से मिले हैं। ये पूरा पाषाणी पूरा स्थल है। आखेटक समुदाय के संग्राहक लोगों की खानाबदोश का क्या कारण था? जो आखेटक समुदाय के संग्राहक लोग थे, खानाबदोश का क्या कारण था? संसाधनों की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जानवरों के शिकार हेतु विचरण, बिल्कुल खाने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। मौसम में परिवर्तन होने के कारण भी उनको जाना पड़ता था। जल स्रोतों की तलाश में, मतलब एक जगह जल समाप्त हो गया तो दूसरे स्रोत की तलाश करते थे। तो ये सभी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। ठीक है, आपका चारों ऑप्शन करेक्ट है। और आप लोगों को बता दूं, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं से कुछ नहीं। ये वैसे ऑलरेडी मैं नोट्स में मैंने दिया हुआ है कि जो आखेटक संग्राहक लोग थे ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनका कारण था कि क्या कारण था? आसपास के जो पौधे थे, फल, जानवर, इनको खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए दूसरी जगह पर जाते थे। दूसरा कारण क्या है? शिकार करने के लिए जाते थे। तीसरा कारण क्या बताया इन्होंने? पेड़ों और पौधों के फल फूल जो है अलग अलग मौसम में आते थे, तो मौसमों के परिवर्तन के कारण भी जो है दूसरी जगह पर जाते थे, क्योंकि एक जगह पे किसी मौसम में कहीं पर कुछ निकलता था, किसी मौसम में कहीं पर कुछ। ठीक है, तो पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में होते थे, इसलिए कारण जो है मौसम के बदलाव में, मौसम के बदलने की वजह से भी उन्हें जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। चौथा कारण बताया है कि पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी, झील, झरने, नदियों की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ये 4 कारण जो है बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन होने लगे? पर्यावरणीय परिवर्तन होने लगे। देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण काल। तो आप लोगों को बता दूं कि मध्य पाषाण काल 12,000 साल से पहले, ठीक है, इस टाइम पे जो है क्या हुआ था? पर्यावरणीय बदलाव हुए थे।
तो आप लोगों को यहाँ पे देखो 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, ठीक है, जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अचानक से गर्मी बढ़ गई, कई क्षेत्रों में जो है घास के मैदान उगने लगे, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन सब जानवरों की संख्या जो है अचानक से बढ़ गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे इनके पीछे आए, खाने पीने की आदतों का भी उनमें बदलाव आया, ठीक है, लोग मछली का पालना शुरू किए। तो इस तरीके से जो है जो 12,000 साल से 10,000 साल वर्ष पहले जो है ये परिवर्तन देखने को मिला। और ये कौन सा समय था याद रखिएगा, ये समय था आपका जो है मध्य पाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सही विकल्प का चुनाव करें। बसने की प्रक्रिया से तात्पर्य मनुष्य द्वारा खेती और पशुपालन का आरंभ है। बिल्कुल, आप किसी भी जगह पर तभी बसेंगे जब आप वहाँ पे अस्थायी रूप से मतलब कि कुछ खाने को मिल सके या आपके पास रुकने का वजह हो। तो कहीं ना कहीं खेती करना, खेती करेंगे तो खेती होने के बाद जो है आप इंतज़ार करेंगे फसल पके, फिर उसको काटें, फिर काटने के बाद सोचेंगे कि ज़्यादा फसल है तो संग्रहण करें ताकि आगे। तो इसके लिए जो है ये क्या सब दर्शाता है कि एक जगह ज़रूरत है बसने की। पशुपालन भी, ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया से तात्पर्य मनुष्य द्वारा खेती और पशुपालन के आरंभ से। बिल्कुल, मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल जो थी गेहूं और जौ, ठीक है, क्या थी, गेहूं और जौ। तो ये भी बात सही है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। देखिए, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया है जहाँ पर जो है लोग पौधे उगाने लगते हैं, जानवरों की देखभाल करने लगते हैं, क्योंकि उनको एक जगह पर रहकर ये काम कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इसको नाम दिया जाता है बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट आगे देखिए, आरंभिक समाज के लोगों द्वारा जो अनाज का प्रयोग है निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता था। तो जो अनाज है उसका बीज के रूप में प्रयोग करते थे, बिल्कुल, भंडारण भी करते थे, बिल्कुल, खाने के लिए करते थे, बिल्कुल, उपहार देने के लिए लोगों को, बिल्कुल। तो चारों बातें सही हैं। देखिए, साफ साफ ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चन उठा लेते हैं। अनाज का उपयोग, ये आप लोगों का जो है एक डायग्राम था और यहीं से क्वेश्चन बन गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी क्यों मेन है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। यहाँ से जो है आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल में जो है पेपर 2 एसएसटी के लिए और पेपर 1 जो है आप लोगों को सीडीपी, चाहे ईवीएस हो, सीडीपी हो या आपका लैंग्वेज हो, तीनों जो है आपके 90 से 100 मार्क्स बहुत ही आसानी से आ सकते हैं एक सही तरीके से पढ़ने से। बस आप लोग जुड़े रहिए, मैं बताऊंगी किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पैडागॉजी की प्रैक्टिस करना है सभी सब्जेक्ट की। आप लोगों को पता है हर एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पैडागॉजी आती है, उसको अगर अच्छे से आप कर लेना तो ये 90 to 100 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। और CTET जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसका आप लोगों का एक सेफ स्कोर जो होता है वो 90 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। गर्तावास, तो ये जो एक क्या बोलते हैं, श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम, वहाँ से जो है इसका मिलता है। और ये जो है आपका कौन सा नौपाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, बुर्जहोम। अब इसके बारे में जो है आप लोग यहाँ पर देखिए, गर्तावास के संबंध में, गर्तावास का साक्ष्य जो है बुर्जहोम से मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। गर्तावास जो है अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ से चावल के अवशेष मिले। मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़ा, बुर्जहोम। देखिए, मेहरगढ़ से तो नहीं मिला है, ना ही बुर्जहोम से मिला है, कोल्डी हवा और महागढ़ा दोनों से मिला है। तो देखिए 2 3 कहाँ पर है, बी ऑप्शन जो करेक्ट है। और आप लोगों को बता दूँ इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो गेहूं है, जौ है, भेड़, बकरी, मवेशी, मेहरगढ़ जो कि आदमी पाकिस्तान में है, यहाँ से जो है सबसे पहले जो है ना खेती जो करना शुरू हुआ था सुलेमाना और किरथर पहाड़ियाँ, मतलब मेहरगढ़ गेहूं और जौ, भेड़, बकरी को ही जो है मवेशियों को पालना शुरू किया गया था। तो ये मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। कई बार पूछ सकता है कि कौन से जगहों से जो कौन से पुरास्थल से गेहूँ मिला है। तो देखिए, मेहरगढ़ से भी मिला है, यहाँ पर आपको गुफ्तगांव से भी मिलेगा, बुर्जहोम से भी मिलेगा, दिख रहा है ना, यहाँ से आपको चिरांद से भी मिलेगा। तो जहाँ जहाँ से गेहूँ मिला है तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, हरे चने कई बार पूछ लेता है, तो चिरान से मिला। ज्वार बाजरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्लूर से, ठीक है। काला चना याद रखिएगा, पय्यमली से काला चना। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आप लोगों के लिए जो ये सेशन रहा होगा बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लोगों को, जो लोग भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की, तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनका जो है एक सही तरीके से पढ़कर अपना सी टेट जो है आसानी से निकाल ले। क्योंकि जब तक सी टेट नहीं निकलेगा, जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें आप जो है आप लोग जो है फिल कर जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते, एप्लीकेशन फॉर्म से मतलब बाहर रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सी टेट जो है इस बार अपना निकाल लीजिए। और सी टेट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगी कि 100+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन सब्जेक्ट पढ़ के और अपना सीडीपी, मेन सब्जेक्ट प्लस सीडीपी और पैडागोजी, ये 3 पे फोकस कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस जो है मैं करवाऊंगी किस तरीके से। आपको ना मैं स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगी जिसमें कि आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट पर अभी से आप जो है फोकस कीजिए ये 3 महीने के लिए। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि उस तरीके से पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली, देखिए ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा एनालिसिस के बाद कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से आप किस तरीके से पढ़ें, तो आप लोग जो है अपना सी टेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, पैडागोजी जो है मेन है हर एक सब्जेक्ट की। अगर आप पैडागोजी को ना, और सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से आप अपने बच्चों को संभालेंगे, किस तरीके से उसे समझाएंगे, किस तरीके से उसका जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से वो बच्चा प्रॉब्लम फेस करे, एनसीएफ में बच्चे को लेकर क्या कहा गया है, तो ये सब चीज़ों पर जो है क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जो कि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रही हूँ। अभी सीडीपी की पैडागोजी स्टार्ट करवा दी है, पैडागोजी पूरा टिप्स और ट्रिक्स के साथ कराऊंगी जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे और जो है सपोर्ट करते रहेंगे, और यहाँ से जो है आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल मैं दूंगी टेलीग्राम पे। ऑल द बेस्ट।